लास्ट क्लास में कहां तक किया था अपन ने? अबे कहां तक किया था लास्ट क्लास में अपन ने? क्वेश्चन दिया था क्या लास्ट में? तो क्या है इसका आंसर? हैं? अबे क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि नहीं था? क्लॉक थी, और क्लॉक पे क्या लिखा हुआ था वहां पे? मैंने बोला था जिस जगह 12 लिखा है वहां पे हमने 12 केजी का मास लिखा, जहां पे 6 है 6 केजी। तो जिस जगह जितना लिखा था उतने केजी का हमने मास वहां पे क्या किया था? प्लेस किया था। यहां पे आ जाएगा 1 केजी, 2 केजी, देखो इस तरह से मासेस वहां पे अरेंज थे कि नहीं थे? फिर वहां पे हमने क्या किया था? जो भी क्लॉक है, क्लॉक के सेंटर पे हमने 1 केजी के मास को लाके क्या किया था? प्लेस किया था। अब बताओ अगर हम क्लॉक के सेंटर पे 1 केजी मास को लाके प्लेस करेंगे तो अब क्या होगा? अबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता था वहां पे? दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो किसी और पार्टिकल पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो अब ये जो 3 केजी का पार्टिकल होगा, बताओ ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? इस फोर्स को मान लो F1। अच्छा अब ये 9 केजी क्या करेगा? 9 केजी भी 1 केजी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको बोलो F2। तो दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा कि नहीं होगा? समझे क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं अगर यहां पे कोई मास m1 है, यहां पे कोई मास m2 है, तो m1 m2 के ऊपर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। और फोर्स किसके अलोंग एक्ट करता है? फोर्स एक्ट करता है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। देखो है कि नहीं यहां पे? अच्छा अब ये बताओ मुझे यहां पे F1 F2 की वैल्यू क्या होगी? बोलो। अगर हम F1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो F1 की वैल्यू क्या होती है? G M1 M2। देखो है कि नहीं वहां पे? अबे F1 की वैल्यू क्या होगी? G M1 M2 बाय R स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 हो जाएगा G M1 M2 9 इंटू 1, 9 अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर। अच्छा कौन सा फोर्स बड़ा है F2 F1 में से? F2 बड़ा है। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट अगर F है तो F की वैल्यू क्या होगी? दोनों इसमें एंगल 180 है कि नहीं है? तो दोनों इसमें एंगल अगर 180 होगा तो रिजल्टेंट जो रहेगा वो F2 माइनस F1 होगा कि नहीं होगा? और उसकी वैल्यू क्या होगी? 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6G अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर। है इतना? तो ये बताओ यहां से हम ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कि 9 और 3 का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे, अगर हम 9 और 3 का रिजल्टेंट लेंगे तो वो किसके अलोंग आएगा? वहां पे 9 के अलोंग आएगा या 3 के अलोंग आएगा? अबे 9 के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा? और कितना आएगा? इसको हमने F से डिनोट कर दिया। F की वैल्यू हो गई 6G बाय R स्क्वायर। अब जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ना, सबका रिजल्टेंट निकालो जरा। बताओ 12 का ऊपर की ओर होगा, 6 का? बताओ इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो भी 6 बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे? अब जिस तरह से 12 और 6 है, बताओ 5 का ऑपोजिट क्या है? तो 5 और 11 का रिजल्टेंट चेक करो, फिर से F आएगा कि नहीं आएगा?
अच्छा 4 और 10 का 6 का मतलब f है कि नहीं? बताओ 1 और 7 वो टूवर्ड 7 अगेन 6 बनेगा ही नहीं बनेगा वहां पे? और बताओ 8 और 2, अगर 8 और 2 देखोगे तो इनका भी f होगा कि नहीं होगा वहां पे? इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं सबका f बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे? हमें क्या करना है, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें केवल ये कैलकुलेट करना है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा वहां पे। अब बताओ प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर की, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट कहां मिलता है? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो रिजल्टेंट उसके मिड पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने एंगल बनेगा? अगर 90 है तो 45 पे होगा। बताओ इन सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? अब बताओ 9 और 10 के अलोंग देखो जरा, 9 के अलोंग कितना है? अबे 9 के अलोंग f है, 10 के अलोंग भी क्या है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ एग्जैक्ट मिड पे आएगा कि नहीं आएगा? कितने एंगल पे? 15 डिग्री ना? तो ये भी 15 होगा, ये भी तुम्हारा वहां पे क्या होगा? 15 होगा। देखो है कि नहीं है? अब बताओ हमने किसका रिजल्टेंट निकाल लिया? हमने 9 और 10 वाले का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अब बताओ ये एंगल कितना? अबे 30 प्लस 15 45, ये भी। अब बताओ इस f का और इस f का रिजल्टेंट भी कहां होगा? अरे बीच में आएगा ना, इस लाइन के अलोंग, जो ब्लू लाइन मैंने खींची है। अच्छा अब ये पूरा एंगल कितना? 75 है। ये पूरा कितना? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी बताओ इसी के अलोंग होगा कि नहीं होगा वहां पे? और बताओ 9 और 10 जब भी हम दो दो फोर्स को ऐड करते जाएंगे सबका रिजल्टेंट 9 और 10 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? और ये एग्जैक्ट मिड है कि नहीं है? और मिड होगा इसका मतलब क्या हो गया? अबे 9 और 10 के बीच में अगर कौन सा एंड है क्लॉक का? अवर एंड है। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि जो भी टाइम हुआ है क्लॉक में वो 9:30 है वहां पे। भाई जब 9:30 होता है तो जो अवर एंड रहता है वो 9 और 10 के एग्जैक्ट मिड पे रहता है कि नहीं रहता है वहां पे? और जब 3:10 होता है तो अवर एंड कहां पे होता है? समझ में क्या पूछा? अबे मैंने ये पूछा कि अगर ये क्लॉक है, यहां पे लिखा है 3 और यहां पे ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहां पे 12, यहां पे 1, यहां पे 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मिनट एंड यहां पे कितना है मिनट एंड? 10। अब अवर एंड यहां पे होता है क्या? जब 3:10 होता है तो 3 पे नहीं होता है, वो 3 से थोड़ा आगे होता है। कितना आगे होता है? कितना डिग्री, कितना एंगल आगे हो जाएगा वो? अबे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं जब एग्जैक्ट 3 बजेगा, जब एग्जैक्ट 3 बजेगा तब तो एंगल कितना बन रहा होगा दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो जब 3:10 होता है तो एंगल क्या 30 डिग्री रहता है क्या? क्या होगा एंगल? अबे जब घड़ी में 3:10 होगा तो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल कितना बनेगा? कैसे 35? थ्री और 4 के बीच एंगल 30 है। तो फिर देखो ये बताओ जब ये मिनट एंड 360 से मूव करेगा तो आवर एंड कितना आगे जाएगा? अबे होगा कि नहीं होगा यहाँ पे?
जब मिनट एंड 360 से मूव करेगा तो आवर एंड कितने से जाएगा? 30 डिग्री से मूव करेगा। फिर तो 1 डिग्री के लिए कितना एंगल बनेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वहां पे सिंपल सी फिजिक्स तो है ही नहीं, मैं तो मैथ्स पूछ रहा हूं सिंपल सी कि भाई 3:10 जब एग्जैक्ट 3 बजता है तो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब मैंने सिंपल सी मैथ्स पूछी कि जब घड़ी में 3:10 होता है तो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल 30 डिग्री होता है क्या? 30 से ज्यादा होता है। अब कितना ज्यादा होगा? हाँ कैसे? चलो बोलो, क्या बोले पहले? हाँ बोलो। ऐसा बोले क्या? जब मिनट एंड पूरा घूमता है तो कितने मिनट ट्रेवल कर लेता है? 60 मिनट जब घूमेगा तो आवर एंड कितना जाएगा? 30 डिग्री होगा। तो 1 मिनट में आवर एंड कितना चला? 30/60। 1 मिनट में आवर एंड इतना आगे जाएगा। अभी मिनट एंड कितना चल चुका है? 10। तो आप क्या करेंगे? 10 × 30 डिवाइडेड बाय कितना आगे चला गया? 5 आगे चला गया। तो इसका मतलब कि अब जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा 35 होगा कि नहीं होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जीआरई में। क्या होता है जीआरई? हैं? जीआरई क्या होता है? सुने नहीं तुम लोगों ने नाम? सैट भी नहीं सुना? सैट कब देते हैं? अरे कब देते हैं? 12th में देते हैं सैट? अबे देते हैं ना लोग। तो बीटेक करने के बाद लोग अब्रॉड जाने के लिए जीआरई देते हैं, अगर यूएस जाना है तो उसमें मैथ्स ऐसी सिंपल सी आती है वहां पे। ये समझ नहीं समझ में है? हमारे पास कितने फोर्सेस थे? 1 2 3 फिर 4 5 6। हम क्या करते गए? 2-2 के पेयर बनाते गए और रिजल्टेंट निकालते गए, और हमें मालूम चला कि जो रिजल्टेंट आएगा वो 9 और 10 के एग्जैक्ट मिड में, और 9 और 10 के एग्जैक्ट मिड पे तो हम बोल सकते हैं कि क्लॉक में टाइम कितना हुआ होगा? 9:30 हुआ होगा वहां पे। है इतना? रब करें हम? इसका मॉड्यूल है ना तुम लोगों के पास ग्रेविटेशन का? तो देखा था कुछ क्वेश्चन? हाँ क्यों? थ्योरी कुछ पढ़ाई नहीं थी। वो न्यूटन्स लॉ में क्या था? ग्रेविटेशन लॉ में क्या थ्योरी देखी इसमें? वो तो वही तो बताई थी। हो गया इतना? अब देखो, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे टेबल है, जैसे मान लो यहां पे टेबल है, और टेबल के ऊपर हमने क्या किया? एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। तो बताओ, जैसे हम टेबल के ऊपर ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं तो ब्लॉक पे हम कौन कौन से फोर्स शो करते थे? एक तो शो करते थे mg। अच्छा, अब ये ब्लॉक कहां प्रेस कर रहा है? जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक इस टेबल को कहां प्रेस कर रहा है? नीचे की ओर। जिस डायरेक्शन में ये प्रेस करेगा उसके ऑपोजिट वहां पे क्या डेवलप होता है? तो नॉर्मल क्यों डेवलप हुआ भाई? नॉर्मल डेवलप हुआ क्योंकि ब्लॉक किसके कांटेक्ट में आया? टेबल के। और कांटेक्ट में आने के बाद उसने क्या किया? प्रेस किया। तो नॉर्मल डेवलप हो रहा है क्योंकि ब्लॉक और ग्राउंड वहां पे क्या हो रहे हैं? कांटेक्ट में आ रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड है और ग्राउंड पे हम चल रहे हैं,
तो जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो वहां पे क्या डेवलप होता है? अगर हम आगे की ओर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? कहां? आगे या पीछे? पीछे। तो फिर आगे कैसे जाओगे तुम? अबे फ्रिक्शन लगता है आगे की ओर, नहीं तो कौन सा फोर्स है जो हमें चलाएगा? फ्रिक्शन ही तो वो फोर्स होगा ना जो चलाएगा वहां पे। तो जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे। फ्रिक्शन क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि अगेन हमारा पैर किसके कांटेक्ट में है? ग्राउंड के कांटेक्ट में है। फिर क्या होगा? अबे हमारा पैर कांटेक्ट में है, ग्राउंड कांटेक्ट में है, दोनों में एटम है कि नहीं है? तो जो ग्राउंड के एटम होंगे और जो हमारी बॉडी के पार्टिकल होंगे, उनके चार्ज पार्टिकल आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और उसके कारण वहां पे क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शन। उसी कारण वहां पे क्या डेवलप हो रहा है? नॉर्मल। तो हमें यह समझ में आता है कि नॉर्मल डेवलप हो रहा है क्योंकि दो बॉडीज क्या हुई? कांटेक्ट में आई। फ्रिक्शन डेवलप हुआ क्यों? क्योंकि अगेन दो बॉडीज वहां पे क्या हो रही हैं? कांटेक्ट में आ रही हैं। और अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, यहां पे एक बॉडी है, इसका मास क्या है? m2 है। अब न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कि अगर यूनिवर्स में दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडी का मास होगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। नॉर्मल डेवलप हो रहा था क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में आई। यहां पे भी दोनों बॉडी ने एक दूसरे को क्या अप्लाई किया? फोर्स। अब ये फोर्स डेवलप कैसे होता है? ये जो फोर्स है, ये फोर्स डेवलप कैसे हो रहा है? कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ रही है क्या? नहीं, दोनों बॉडी यहां पे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन स्टिल दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है? फोर्स। तो बाद में थ्योरी क्या दी गई है? बाद में थ्योरी दी गई है कि जैसे m1 पार्टिकल है, जैसे अगर कोई पूछता है कि m1 ने m2 के ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई किया, तो थ्योरी क्या दी गई कि जो m1 बॉडी है वो सबसे पहले क्रिएट करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड। जो थ्योरी है, थ्योरी क्या दी गई है कि m1 पार्टिकल जो रहेगा वो सबसे पहले अपनी क्या करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा, और ये जो फील्ड रहेगी वो अब यहां पे फोर्स अप्लाई करेगी किसके ऊपर? m2 के ऊपर। सिमिलरली अगर कोई पूछता है कि m2 ने m1 के ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं अप्लाई कर रहे हैं? तो अगर कोई पूछता है कि m2 ने फोर्स कैसे अप्लाई किया, तो हम क्या बोलेंगे? m2 सबसे पहले क्या क्रिएट करेगा? m2 सबसे पहले क्रिएट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और m2 की ग्रेविटेशनल फील्ड अब यहां पे क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी, और ये फोर्स अप्लाई करेगी किसके ऊपर? m1 के ऊपर। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है तो उसका रीजन क्या है? जो एक बॉडी रहेगी वो सबसे पहले क्या क्रिएट करेगी? अपनी फील्ड, और वो फील्ड जो रहेगी वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी वहां पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड। हम लोग दो टर्म यूज करेंगे, एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरी होती है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। रब करो इतना।
हो गया। अब देखो जो सबसे पहली टर्म आ रही है यहां पे, वो क्या आ रही है? वो आ रही है यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो अगर यहां पे कोई बॉडी है, यहां पे कोई बॉडी है जिसका मास कितना है? m है। अब हो सकती है वो बॉडी मेरी पॉइंट मास हो या फिर वो बॉडी का क्या हो, कुछ साइज भी हो। थ्योरी अब क्या दी जाती है? थ्योरी दी जाती है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी का क्या है? मास है, तो ये बॉडी सबसे पहले अपने चारों ओर एक स्पेस क्रिएट कर लेती है, चारों ओर स्पेस क्रिएट कर लेती है, चारों ओर एक रीजन क्रिएट कर लेती है। तो जो भी बॉडी होगी, बॉडी का क्या होगा? मास होगा। मास के कारण अब ये बॉडी अपने चारों ओर क्या करती है? एक स्पेस या रीजन क्रिएट करती है। अब इस रीजन की प्रॉपर्टी क्या है? इस रीजन की प्रॉपर्टी है कि अगर यहां पे कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, यहां पे लाके प्लेस किया गया है, और यहां पे एक पार्टिकल एक और है जिसको हमने यहां पे लाके प्लेस किया, तो एक पॉइंट लो A, एक पॉइंट लो वहां पे B। तो ये जो m बॉडी है, m बॉडी ने सबसे पहले अपने चारों ओर क्या क्रिएट किया है? एक स्पेस क्रिएट किया है। अब इस स्पेस में हम क्या कर रहे हैं? एक पार्टिकल को लेके आ रहे हैं। फर्स्ट केस में पार्टिकल कहां पे लाके प्लेस किया? B पे। सेकंड केस में पार्टिकल कहां पे लाके प्लेस किया? A पे। अब होता क्या है, जब हम पार्टिकल को B पे लाके प्लेस करते हैं तो इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जब हम इसी पार्टिकल को A पे लाके प्लेस करते हैं तो ये यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। तो तब ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन क्या करें भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड को हम बोल सकते हैं कि ये किसी बॉडी के चारों ओर का क्या है? रीजन है। इस रीजन में अगर तुम किसी दूसरी बॉडी को लेके आओगे तो वो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी? एक्सपीरियंस करेगी। अब ये रिजल्ट बहुत कुछ समान सिमिलर है किसके समान? मैग्नेट होता है कि नहीं होता है? जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं, उसके दो पोल होते हैं, उसका एक पोल होता है नॉर्थ, दूसरा क्या होता है? साउथ। और बार मैग्नेट के पास अब हम किसको लेके आ रहे हैं? आयरन फाइलिंग्स को लेके आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आयरन फाइलिंग्स यहां पे लाके प्लेस करो, कुछ नहीं होता है भाई, मैग्नेट तो रेस्ट में है। हम इन्हें यहां पे आयरन पिन को या आयरन फाइलिंग्स को लाके प्लेस किया, इस पे कुछ नहीं हुआ। और कुछ कभी हम आयरन फाइलिंग्स को यहां पे लाके प्लेस करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं होता है। यहां पे आयरन फाइलिंग्स को लाके छोड़ोगे तो आयरन फाइलिंग्स क्या कर जाता है? चिपक जाता है। और बहुत दूर से छोड़ोगे तो कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट ने भी अपने चारों ओर क्या किया है? एक रीजन क्रिएट किया है। और इसने ये जो रीजन क्रिएट किया होगा, इस रीजन को वहां पे हम नाम देते थे मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट का चारों ओर का क्या है? रीजन है। इस रीजन में अगर हम कोई लोहे का पीस लेके आए या फिर किसको लेके आए? अबे लोहे का पीस वही तो हो गया। अबे ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट ने अपने सबसे पहले क्या किया? एक स्पेस क्रिएट किया। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस है। इस रीजन में अगर तुम कोई लोहे के टुकड़े को लेके आओगे तो क्या करेगा? फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर इस रीजन में अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या होगा? वो भी वहां पे क्या करेगा? तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन वो अगर आयरन का पीस फील्ड के बाहर है तो कोई फोर्स बनेगा क्या? नहीं। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, सिमिलरली उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और उसी तरह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन की जाती है।
मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का स्पेस। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी बॉडी के चारों ओर का क्या है? रीजन है। और इस रीजन में अगर कोई तुम दूसरे पॉइंट मास को लेके आओगे तो वो वहां पे क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहां पे। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को, ये जो पूरा रीजन होगा, इस रीजन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और आगे हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक चलती है, उसका शेप क्या होता है। अब बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन क्या करें? हाँ बोलो। अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या डिफाइन करें? इट इज अ रीजन अराउंड मास या फिर बॉडी। इट इज अ रीजन अराउंड अ बॉडी in which if another body is brought in then it will experience the gravitational force। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन वहां पे। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द रीजन अराउंड अ बॉडी। इट इज द रीजन अराउंड अ बॉडी। इट इज द रीजन अराउंड अ बॉडी in which if another body is brought in which if another body is brought in then it will experience the gravitational force। then it will experience the gravitational force। लिखा है इतना? अब फिर आगे देखो वहां पे। हमने यहां पे क्या बोला? हमने यहां पे बोला कि यहां पे एक पॉइंट मास था और इस पॉइंट मास ने अपने चारों ओर क्या कर लिया? एक रीजन क्रिएट कर लिया। और इस रीजन को हमने क्या नाम दिया? इस रीजन को हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। बताओ यही कि नहीं वहां पे? अब बताओ ये पूरे रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? अब मैंने यहां पे एक पॉइंट मार्क किया ए, या फिर यहां पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया बी। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक रीजन है। अब इस रीजन में हमने एक पॉइंट मार्क किया ए, एक पॉइंट मार्क किया बी। हमें पता करना है कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है। समझ में? ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक रीजन था। अब हमें पता लगाना है कि ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, या फिर बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है। तो अगर हमें किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना है तो हम एक और टर्म वहां पे यूज करते हैं और उस टर्म को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, उसको आप कई तरह से डिनोट करता है। कुछ बुक में ई से डिनोट करेगा, क्योंकि ई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ बुक में इसको ई से डिनोट करेगा, कुछ बुक में इसको वो आई से डिनोट करेगा। तो डिपेंड करता है वो क्या होता है। अभी अपन लोग ग्रेविटेशन पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रोस्टैट पहले पढ़ लिया जाता है, बाद में ग्रेविटेशन को उसको कॉपी कर दिया जाता है।
तो वहां पे इंटेंसिटी ई होती है, तो यहां पे भी इंटेंसिटी ई ले लेते हैं। लेकिन कुछ बुक में ई लेके चलेगा, कुछ बुक में वहां पे क्या लेके चलेगा, आई लेके चलेगा। अब सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब है कि इसका यहां पे क्या होगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में वहां पे क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब मान लो हमें ए पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए पॉइंट पे फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें बी पॉइंट पे क्या पता लगाना है, बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पर। अब देखो होता क्या है, जिस जगह हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वहां पे क्या करो, वहां पे तुम एक यूनिट मास को लाके प्लेस करो। समझ में? जिस जगह हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वहां पे हम किसको लाके प्लेस करेंगे, यूनिट मास को। अब यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, वो बॉडी जिसका मास क्या होगा, 1 होगा। अगर एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, 1 kg की बात कर रहे होंगे, और सीजीएस की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, 1 ग्राम की बात कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ बुक में यूनिट मास को वो m0 से भी डिनोट करता है। कुछ बुक में यूनिट मास को वो क्या करेगा, m0 से भी वहां पे क्या करेगा, डिनोट करेगा। अब मैंने क्या बोला है, जिस जगह हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वहां पे 1 kg या 1 ग्राम के मास को क्या करो, लाके प्लेस करो। अब बताओ यहां पे अगर तुम 1 kg के मास को लाके प्लेस करोगे, तो 1 kg मास के ऊपर ये m मास, बताओ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैंने यहां पे 1 kg का मास लाके प्लेस किया है, तो ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इस तरह से अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा। अब बताओ F और F डैश क्या है, F क्या है, F वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसने एक्सपीरियंस किया है, अबे ए ने नहीं एक्सपीरियंस किया, ए तो पॉइंट है, अबे पॉइंट मास ने वहां पे एक्सपीरियंस किया है। भाई अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये F क्या है, तो हम बोलेंगे ये F वो फोर्स है जो कि 1 kg मास ने ए पे क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं पूछूं F डैश क्या है, तो तुम बोलोगे F डैश भी क्या है, वो फोर्स है जो 1 kg मास ने कहां पे एक्सपीरियंस किया है, बी पॉइंट पे एक्सपीरियंस किया है। और ध्यान रखना है, 1 kg मास या यूनिट मास ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है, यहां पे यूनिट मास ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है, उसी फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम बोलेंगे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट मास ने कितना फोर्स लाके, या यूनिट मास ने कितना फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस किया। तो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास। डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, अभी केवल लिख लो बेसिक, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट मास। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट मास ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, वही उस पॉइंट की क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब लिख लो, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो वहां पे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखो वहां पे, इट इज द फोर्स, या ऐसा लिखो वहां पे,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, gravitational field intensity at a point is defined as, gravitational field intensity at a point is defined as the force experienced, gravitational field intensity at a point is defined as the force experienced by a unit mass, is defined as the force experienced by a unit mass at that point. सही लिखा है सेंटेंस, गलत लिख दिया अपन ने? क्या लिखा वहां पे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब मान लो यहां पे हमने 1 kg मास को लाके प्लेस नहीं किया है, यहां पे हमने m मास को लाके प्लेस किया। अब मैंने A पॉइंट पे कितने मास को लाके प्लेस किया? m मास को लाके प्लेस किया। और मान लो ये कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया हमने? r पे। तो तब फोर्स अब कितना बनेगा? अगर हम यूनिट मास की जगह यहां पे m मास को लाके प्लेस करते तो फोर्स कितना बनता? फोर्स बनता G m अपॉन कितना? r स्क्वायर। बताओ ये फोर्स किस पे बन रहा है? m मास पे बन रहा है। तो इतना फोर्स m मास पे लगता है कि नहीं लगता है? तो यूनिट पे कितना लगेगा? तो ध्यान रखना है, जो इंटेंसिटी रहती है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जाता है, फोर्स पर यूनिट मास। भाई F अगर वहां पे फोर्स है जो m मास ने क्या किया है? एक्सपीरियंस किया है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स जो कि यूनिट मास ने एक्सपीरियंस किया। तो हम बोलेंगे m मास अगर F फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? F बाय m कर देंगे। अब आएगा नहीं समझ में इतना? भाई m मास पे इतना, तो यूनिट पे कितना हो जाएगा? F बाय m। अब F की वैल्यू पुट कर दो जरा यहाँ पे, ये F की वैल्यू है कि नहीं वहां पे? अब बताओ F की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट निकल के आता है Gm बाय r स्क्वायर। जो भी इंटेंसिटी है वो कितनी निकल के आ रही है? वो निकल के आ रही है कितनी? Gm बाय r स्क्वायर। देखो आया नहीं समझ में यहाँ पे? अब ये बताओ, ये जो इंटेंसिटी है, अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या चाहिए? जब भी हमें किसी बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है उस बॉडी के मास की जिसने वो फील्ड क्या करी है? क्रिएट करिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें चाहिए उससे डिस्टेंस। अगर यहां पे डिस्टेंस r डैश होगा तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी? Gm बाय r डैश स्क्वायर। इतना है समझ में? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है पॉइंट मास के लिए। तो यहां पे जब हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, जब हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं Gm बाय r स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा केवल किसके लिए? पॉइंट मास के लिए। अगर पॉइंट मास होगा, अगर पॉइंट मास होगा तभी ये फॉर्मूला हम क्या कर पाएंगे? डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। नहीं होगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। समझ में इतना?
अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखना है, इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये भी ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन वहां पे इंटेंसिटी का होगा। जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन इंटेंसिटी का। बताओ यहां पे फोर्स कैसा बन रहा था? लेफ्ट की ओर ना, तो इसी डायरेक्शन में हमारी इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? यहां पे फोर्स कुछ ऐसा बन रहा है तो इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी हमारी कुछ ऐसी रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में यूनिट मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का होगा। तो बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्या है? किसी बॉडी के चारों ओर का क्या है? रीजन या स्पेस है। उस रीजन में अगर हम किसी दूसरी बॉडी को लेके आएंगे तो वो क्या करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वहां पे, होगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम यूनिट मास को लाके प्लेस कर रहे हैं, उसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वही हमारी उस पॉइंट की क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे अगर हम खड़े हुए हैं और हमें पता लगाना है कि यहां पे इंटेंसिटी कितनी है, तो हम क्या करें? अबे यहां पे हम 1 kg के मास को क्या कर दें? हैंग कर दें। अब किससे हैंग कर सकते हो? स्प्रिंग बैलेंस होगा। अबे स्प्रिंग बैलेंस होता ही नहीं होता है, तो स्प्रिंग बैलेंस पहले 0 रीड कर रहा है। अब मैंने यहां पे 1 kg के मास को लाके हैंग कर दिया, अब क्या होगा? अबे इस 1 kg मास पे अर्थ क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी, उसके कारण ये कहां जाएगा? फिर फाइनली क्या होगी? स्प्रिंग क्या होगी? इलोंगेट हो जाएगी। तो वहां से हमें फोर्स मिल गया कि नहीं मिल गया? वो फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया? अरे 1 kg मास। स्प्रिंग क्या बोल रहे हो तुम लोग? अभी मैंने पूछा कि अगर ये अर्थ है तुम्हारी और अर्थ के इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी पता लगानी है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे हम 1 kg के मास को लाके हैंग कर देंगे। अब जो भी स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी वो क्या होगी? वो फोर्स होगा जो अर्थ क्या कर रही होगी? अप्लाई कर रही होगी। और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की है कि नहीं? तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ने यहां पे 1 kg मास के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया होगा वही उस पॉइंट की क्या होगी? इंटेंसिटी होगी, होगा। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी वहां पे? तो एसआई सिस्टम की अगर बात करोगे तो बताओ, अगर एसआई सिस्टम की बात करोगे तो फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। मास किस में? केजी में। और अगर सीजीएस होगा तो फोर्स हो जाएगा किस में? डायन में। और मास किस में हो जाएगा? ग्राम में होता है। तो जब भी हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो या तो न्यूटन पर केजी या फिर क्या होगा? डायन पर ग्राम हो जाएगा वहां पर। और इस पे क्वेश्चन बनता है इंटेंसिटी के ऊपर। लिखा है इतना? अच्छा, अब ये बताओ, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया सी पॉइंट हमने कहां पे लिया है? अबे ये जो सी पॉइंट हमने लिया है वो हमने एम की ग्रेविटेशनल फील्ड में लिया है कि नहीं लिया है? अब मैंने तुमसे बोला कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 80 न्यूटन पर केजी है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 80 न्यूटन पर केजी है, इसका मतलब क्या हुआ? अबे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे 1 kg के मास को लाके क्या करता? प्लेस करता, तो उस पे कितना फोर्स बनता? उस पे फोर्स 80 न्यूटन का बनता है।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, अगर मान लो हमने यहां पे 1 kg की जगह 5 kg को लाके प्लेस कर दिया होता तो अब कितना बनता? अबे 1 kg पे कितना बना? तो अगर मैं यहां पे 5 kg को लाके प्लेस करता तो मैं 5 इंटू 80 400 लिखता कि नहीं लिखता वहां पे? है तो हम यहां पे ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं? अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में किसी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी मालूम है, अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में हमें इंटेंसिटी मालूम है और वहां पे अगर हमने m मास को लाके प्लेस कर दिया है तो m इंटू आई, बताओ यही तुम्हारा वहां पे टोटल फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई इंटेंसिटी का मतलब होता है यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। अगर इसी पॉइंट पे हम m मास को लाके प्लेस करेंगे तो उसने फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया? I इंटू एम। इसको यहां से भी देख सकते हैं भाई, यहां पे अगर m को इधर लेके चले जाओगे तो फोर्स का मतलब m इंटू आई भी होता है कि नहीं होता है वहां पे? लेकिन अब ये फोर्स किस पे बन रहा होगा? ये फोर्स बन रहा होगा पूरे m मास पे। I का मतलब क्या होता है? यूनिट पे। तो अगर m मास को लाके प्लेस करोगे तो उस पे फोर्स कितना लिया जाएगा? m इंटू आई लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कभी न्यूमेरिकल में अगर इंटेंसिटी गिवन है और वहां पे हम m मास को लाके क्या कर दें? प्लेस कर दें, तो उस पे फोर्स कितना बनेगा? उस पे फोर्स बनेगा I इंटू एम। अब आएगा नहीं समझ में? अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, लिखो आप सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। तो सबसे पहले हम किसके कारण कैलकुलेट करने जा रहे हैं? हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके कारण? रिंग के कारण। अच्छा, जब हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग ऐसे थी कि नहीं थी वहां पे? इस तरह से रिंग को हमने YZ प्लेन में लाके प्लेस किया था। इसका मास m था, इसका रेडियस r था और सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लो। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? रिंग का मास m, रिंग का रेडियस r। रिंग को हमने किस प्लेन में लाके प्लेस किया है? YZ। अब रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट कैलकुलेट किया है, एक पॉइंट लिया है और हमें बताना है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर मुझे इंटेंसिटी पता लगानी होगी तो यहां पे हम किसको लाके प्लेस करेंगे? 1 kg मास को लाके प्लेस करेंगे। यहां पे 1 kg मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हमारी इंटेंसिटी होगी कि नहीं होगी? अब याद होगा लास्ट क्लास में हमने वहां पे m मास को लाके प्लेस किया था यहां पे, और चेक करो रिंग और उस मास के बीच में फोर्स कितना डेवलप हुआ था। जो फोर्स था, फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ था। और याद है फोर्स की वैल्यू जो थी वो थी GMMX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। देखो यही फोर्स था कि नहीं था? अब ये फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया? m मास ने। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो अब क्या करो, इस फोर्स को m से डिवाइड करोगे तो इंटेंसिटी क्या निकल के आ गई? इंटेंसिटी निकल के आ गई GMX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। चेक करो ये हमारी इंटेंसिटी है कि नहीं है वहां पे? तो रिंग के कारण अगर इंटेंसिटी देखोगे तो वो हो जाएगी GMX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2।
लिख ली रिंग के कारण इंटेंसिटी इतनी। अच्छा, अब रिंग की जगह अगर डिस्क होती तो क्या करते हैं? ये तो रिंग है, रब करो इतना। अब रिंग की जगह अगले स्टेप में लो डिस्क। अब फिर से हमने डिस्क को इस तरह से लाके प्लेस कर दिया। यहां पे डिस्क का मास कितना m, रेडियस कितना r, और सेंटर से x डिस्टेंस पे यहां कहीं हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया। अब हमें बताना है कि इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे सेम आएगा? बोलो, कैलकुलेट कैसे करेंगे? अबे ये डिस्क है कि नहीं है? बताओ, ये डिस्क किसका कलेक्शन है? ये डिस्क यहाँ पे ऐसी नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी है कि नहीं बनी है? और हमें मालूम है एक रिंग के कारण इंटेंसिटी कितनी है? एक रिंग के कारण इंटेंसिटी कितनी है? gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें? सबसे पहले यहां पे इस तरह से हम एक रिंग कंसिडर करते हैं। यहां पे हमने क्या कंसिडर किया? एक रिंग। तो इस तरह से सामने अगर देखो तो डायग्राम ऐसा कहीं होगा कि नहीं होगा? यहां पे एक कितने डिस्टेंस पर रिंग है? x डिस्टेंस पे। अच्छा, अब x डिस्टेंस पे जब रिंग कंसिडर करोगे तो उस रिंग की कुछ थिकनेस भी होगी कि नहीं होगी इस तरह से? और बताओ, इस रिंग की जो थिकनेस रहेगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? dx। तो यहां पे डायग्राम में तुम क्या बोलोगे? डायग्राम में यहां पे बोलोगे x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की वहां पे क्या है? एक रिंग है। बताओ इस रिंग का मास कितना? तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास m मास है जो पूरे पाई आर स्क्वायर में क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था वहां पे। अच्छा, हमें तो केवल यहां का मास कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है? अच्छा, अब ये मास कैसे कैलकुलेट करें? ये मास कैलकुलेट करें सिग्मा इनटू एरिया। बताओ इस रिंग का एरिया कितना है? अबे सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की एक रिंग लिए कि नहीं लिए? उस रिंग का कुछ एरिया है कि नहीं है? कितना एरिया? 2πx इंटू क्या हो गया भाई? इस रिंग को अगर काट दोगे तो ये रिंग इस तरह की एक स्ट्रिप बन जाएगी नहीं बन जाएगी? जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πx, थिकनेस कितनी हो जाएगी? dx। चेक करो ये मास है कि नहीं है वहां पे। अब dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? dm हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा हो गया
m अपॉन पाई आर स्क्वायर, फिर यहां पे क्या हो गया 2 पाई x इंटू डी एक्स। देखो चेक करो सही लिखा ही नहीं लिखा वहां पे। अब क्या चीज कैंसिल आउट होगी, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, dm की वैल्यू कितनी हो गई 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू क्या हो गया dx। बताओ ये रिंग का मास है कि नहीं। अब इस रिंग के कारण यहां पे इंटेंसिटी कितनी थी, लेफ्ट की ओर थी, और इंटेंसिटी को लिखो di। बताओ डी, जो इंटेंसिटी आएगी उसका फॉर्मूला था G इंटू क्या था उस रिंग का मास। तो उस रिंग का मास कितना हो गया 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब फॉर्मूला क्या था वहां पे gm इंटू क्या था डिस्टेंस ना, अबे चेक करो, और यहां पे था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अबे है कि नहीं है, क्या बोल रहा है दोनों, अच्छा दोनों को x कर दिया ना, तो यहां पे इसको डिस्टेंस कैसा करो स्मॉल r कर दो, यहाँ पे कैपिटल R लिया था ना, तो इसको यहाँ पे ऐसा कर दो, फिर ये डिस्टेंस लो r और ये डिस्टेंस dr, तो यहाँ पे r सब चेक करो कहाँ पे चेंज आ जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर। देखो चेक करो अब सही है कि नहीं सही है, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू, सही है ना। यहाँ अबे x तो डिस्टेंस था ना, वो x हटा रहा हूँ ना वहाँ पे। तो चेक करो यहाँ पे जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे, तो अब जब इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी डी क्या होगा g इंटू मास, मास कितना हो गया 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। फिर क्या था फॉर्मूला gm इंटू क्या था x था डिस्टेंस, अपॉन क्या था वहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आर क्या था रिंग का रेडियस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। देखो चेक करो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे, अबे है कि नहीं है वहां पे। अच्छा बताओ क्या चीज कांस्टेंट है, gm कैपिटल R कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है कि नहीं है, लेकिन स्मॉल r क्या कर रहा होगा वेरी कर रहा होगा। तो ये इंटेंसिटी तो एक रिंग के कारण है, ऐसी नंबर ऑफ रिंग है, तो टोटल के लिए हम इसको क्या करेंगे, अच्छा अब जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो यहां पे हो गया i, क्या चीज कांस्टेंट है जो बाहर निकलेगी 2gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स भी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, फिर अभी यही होगा नहीं हुआ, और साथ में क्या बचेगा वहां पे, अबे ऊपर देखो पहले, ऊपर क्या बच रहा है आर डी आर ना, आर डी आर, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अबे है कि नहीं इतना, और स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, तो स्मॉल आर की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके
कैपिटल आर तक वहां पे। अब बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे वहां पे, बोलो। अभी बोलो, तुम्हें लोग तो पूछ रहा हूँ कैसे इंटीग्रेट करोगे आप। जब इंटीग्रेट करना होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, टी। फिर जो चीज़ हम पुट करते थे वही हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, डी टी बाई डी आर, आर स्क्वायर का 2r, एक्स कॉन्स्टेंट 0। तो अगले स्टेप में डी टी बाई 2 किसके बराबर होगा, आर डी आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आर डी आर है, तो अब क्या लिखे हैं, आर डी आर अगर है तो यहाँ पे बोलो, आई इक्वल्स टू कितना, 2gmx अपॉन आर स्क्वायर। आर डी आर की जगह हो जाएगा डी टी बाय 2 और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, इंटेंसिटी हो जाएगी जी एम एक्स अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। बताओ टी टू दी पावर 3/2 का मतलब टी टू दी पावर -3/2 इंटू डी टी है कि नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा, जब इंटीग्रेट करोगे तो टी टू दी पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 होगा। अब क्या दे देगा वहां पे, -3/2 प्लस 1, माइनस हाफ ना, नीचे आएगा तो क्या हो गया, और ये -3/2 प्लस 1 यानी कितना बन जाएगा, -2√t। देखो चेक करो ऐसा है क्या, अबे चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है ना, -2/√t। अब √t की वैल्यू पुट कर दो वहां पर, तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, I इक्वल्स टू -2 gmx अपॉन आर स्क्वायर √t। t का मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब इसको इंटीग्रेट करेगा 0 से लेके कैपिटल आर तक। और सेम ऐसा ही रिजल्ट तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट में ही बनेगा। अब लिमिट पुट करी, लिमिट पुट करो और साइन को अंदर लेके चले जाओ वहां पे, और चेक कर लेना सही कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया है अपन ने। हाँ बोलो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2gm बाय आर स्क्वायर। अब x को अंदर लेके चले जाना, अब इस x को अंदर लेके जा सकते नहीं जा सकते हो,
और जब r की वैल्यू पुट करते हैं एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चेक करो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट। देखो चेक करो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है क्या इंटेंसिटी का? अबे हाँ या ना? और ये सब फॉर्मूले याद रखना है, एग्जाम में अपन उसको डिराइव ही नहीं कर पाएंगे। तो रिंग का फॉर्मूला याद रखना है, डिस्क का फॉर्मूला याद रखना है। तो डिस्क के कारण जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है 2gm/r², 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट r² प्लस x²। बन रहा है इतना? कॉस थीटा कहां से पैदा हुआ कॉस थीटा भाई? अब तो देख तो लो बुक में क्या दिया है साथ में। अबे तो कॉस थीटा एंगल मान लिया हुआ ना उसने वहां पे। हाँ तो अब तुम क्या एंगल ढूंढते रहोगे? सबसे सिंपल क्या है, हम ये देखेंगे x डिस्टेंस r रेडियस, खत्म। कौन सा एंगल है बताओ तुम? तो फिर अबे बुक में उसको ऐसा मान लेता है, वो एंगल ऐसा मान लिया उसने, एंगल थीटा। तो ये क्या हो गया, ये था x, ये r, ये कितना था? तो बताओ कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन वो एंगल से नहीं याद किया जाता, रिजल्ट ऐसे याद किया जाता है, लर्न किया जाता है। क्योंकि हमें तो बेसिकली क्या देखना है, डिस्क से डिस्टेंस देखना है और डिस्क का रेडियस और मास चाहिए वहां पे अपने को। हो गया इतना? फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो वहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शेल। और इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शेल पे भी और स्फीयर पे भी। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? शेल के कारण। अच्छा, शेल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है? शेल में मास सरफेस पे है, और जब हम स्फीयर की बात कर रहे होंगे तो मास जो रहेगा वो थ्रू आउट प्रेजेंट रहेगा वहां पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? शेल की, जिसका मास m है और रेडियस कितना है? r है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस तरह से यहां पे एक शेल है, इस शेल का मास m है, रेडियस कितना? r। इस शेल का यहां कहीं सेंटर है कि नहीं है? वहां पे है। अब मान लो यहां पे सेंटर से यहां पे डिस्टेंस है x। सेंटर से हम कितने डिस्टेंस पे आ गए? x डिस्टेंस पे। और x डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया। अब हमें बताना है कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी। अगर हमने यहां पे एक पॉइंट लिया तो हमें बताना है कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब बताओ, शेल के केस में मास कहां पे होता है? सरफेस पे। लेकिन बताओ ये जो शेल है, ये शेल भी क्या नंबर ऑफ रिंग का कलेक्शन है कि नहीं है? क्या डिफरेंस क्या होगा? हर रिंग का रेडियस क्या होगा? ऊपर जाओगे तो डिक्रीज करेगा, नीचे जाओगे तो भी क्या होगा? तो हम ऐसा मान सकते ही नहीं मान सकते हैं, यहां पे इस तरह से देखो, इस तरह से हम एक रिंग मान सकते ही नहीं मान सकते हैं ऐसी। देखो इस तरह से ऐसी नंबर ऑफ ऐसी रिंग्स बने ही नहीं बनेगी वहां पे। अबे हाँ या ना? फिर देखो, ये जो रिंग बनी, इस रिंग का कुछ रेडियस होगा कि नहीं होगा अपना? तो इसको मान लो स्मॉल r। तो स्मॉल r क्या है? अबे ये जो हमने इस तरह से यहां पे एक रिंग कंसिडर करी, इसका रेडियस है कि नहीं है? यानी बेसिकली हम इस तरह से एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कंसिडर कर रहे हैं? ऐसे भाई ऐसी रिंग कंसिडर करी नहीं कंसिडर करी है वहां पे तुमने? अच्छा, जिस देखो यहां पे अगर इसने एंगल क्रिएट किया कितना?
थीटा, तो यहां पे ये कुछ एंगल और बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये एंगल डी थीटा। अब यहां पे अगर तुमने रेडियस मान लिया स्मॉल आर, ये जो कर्व लेंथ है इसको मान लो तुम डीएल। और ये बताया था जब हॉलो होता है तो एलिमेंट कैसे कंसिडर किया जाता है, वहां पे हम स्लांट लेंथ लेते हैं वहां पे। अभी सेंटर ऑफ मास में ही करते नहीं करते, वहां पे हम साइड के मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बताओ ऐसे ही डायग्राम यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पे अगर डायग्राम बनाना होगा तो हम ऐसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वहां पे ये एंगल कितना थीटा, फिर ये लेंथ कितनी यहां पे डीएल। अब इसने भी यहां पे कितना एंगल बना लिया होगा साथ में, तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम कुछ ऐसा ही है वहां पे है। अब ये बताओ मुझे सिग्मा कितना होगा, सिग्मा हो जाएगा m अपॉन, बताओ सिग्मा की वैल्यू m अपॉन 4πr² होगी कि नहीं होगी। अबे m मास है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा एरिया कितना है 4πr² है। अब बताओ हमें ये रिंग कंसिडर करनी कि नहीं कंसिडर करनी है, ये रिंग। अब बताओ इस रिंग के कारण यहां पे इंटेंसिटी कितनी, पहले तो मास कैलकुलेट कर लें। मास कितना होगा वहां पे, डीएम की वैल्यू सिग्मा। बताओ इस रिंग का एरिया कितना, ये जो रिंग मैंने शो करी है व्हाइट कलर की, इसका एरिया क्या होगा, चेक करो। उसका एरिया ऐसा होगा क्या, 2πr इंटू डीएल, और डीएल की जगह हम वहां पे आर डी थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। यहां पे देखो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएल की वैल्यू आर डी थीटा है कि नहीं है वहां पे है। अब सिग्मा की वैल्यू पुट करो, सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा m अपॉन 4πr² इंटू 2πr इंटू आर इंटू डी थीटा। देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ध्यान है ये अभी हमने केवल मास कैलकुलेट किया है। अब क्या होगा, पाए पाए कैंसिल आउट होगा तो बेसिकली हो जाएगा m अपॉन 2, एक r भी कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, और क्या बचेगा वहां पे, बचेगा r इंटू डी थीटा। और ध्यान ना यहां पे r और डी थीटा दोनों वेरिएबल है कि नहीं है भाई, यहां पे r भी वेरी करेगा तो यहां पे क्या होगा, थीटा भी वेरिएबल है कि नहीं वहां पे। अब बताओ इस रिंग के कारण यहां पे इंटेंसिटी कितनी, इस रिंग के कारण अगर यहां पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना था, डी था कि नहीं था। अब क्या निकाला था रिंग के कारण, G इंटू डी एम इंटू एक्स अपॉन हो जाएगा r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। देखो इतना है कि नहीं है वहां पे। अच्छा अब एक चीज और देखो यार, यहां पे कुछ हम रिलेट कर पाएंगे क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर को। कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो स्मॉल आर की जगह हम आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, एक्स नहीं आएगा वहां पे, ये एक्स आएगा क्या, कितना कम होगा बोलो। एक्स तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था ना, यहां से जो डिस्टेंस होता था
तो वो डिस्टेंस चेक करो x माइनस आर कॉस थीटा है क्या? ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस x माइनस, भाई ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का? भाई आर कॉस थीटा है कि नहीं है वहां पे? और सामने वाला आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? अबे चेक करो, गलत किया है क्या? अच्छा यहां पे अलग है ना डायग्राम, वहां पे एंगल अंदर से लिया है। अबे ये एंगल बाहर से लिया है, वहां पे एंगल अंदर से लिया है। देखो जरा यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, डायग्राम जो है वो डायग्राम मेरा कुछ ऐसा है कि नहीं है? ये हो जाएगा कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, और ये थीटा है कि नहीं है वहाँ पे? यहाँ पे अगर डायग्राम देखो तो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर कॉस थीटा, और स्मॉल आर कितना होगा? स्मॉल आर की वैल्यू आर साइन थीटा होगी, और ये वैल्यू कितनी? आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आर कॉस थीटा। तो चेक करो, वैल्यू ऐसे आई नहीं आएगी, जी इंटू डी एम इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आर कॉस थीटा होगा। फिर क्या था वहां पे? अंडर रूट ऑफ था, अंडर रूट ऑफ क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा यहाँ पे? अब ये फॉर्मूला यही था ना, g इंटू डी एम इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ना, टू दी पावर 3/2 था, 3/2 था ना। और चेक करो, स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर दोगे वहां पे? आर साइन थीटा। तो थीटा के टर्म में इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? कैपिटल आर एक्स कांस्टेंट है, अबे है कि नहीं है? कैपिटल आर और एक्स वहां पे कांस्टेंट है कि नहीं है? अच्छा, डीएम की वैल्यू पुट करो, थीटा आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? भाई यहां पे भी स्मॉल आर क्या होगा? यहां पे भी अगर देखोगे तो स्मॉल आर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये डीएम की वैल्यू तुम्हें यहां पे क्या करनी है? पुट करनी है। तो डीएम की वैल्यू पुट करो तो पूरी इक्वेशन थीटा के टर्म में चेंज हो गई, नहीं चेंज हो गई? स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देना इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई है, वो किसके कारण निकल के आई है? अबे वो तो एक रिंग के कारण निकल के आई ना। अब बताओ, इस रीजन में ऐसे नंबर ऑफ रिंग्स होगी कि नहीं होगी वहां पे? और सबके कारण हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब ये इंटीग्रेशन आता है क्लास 12th में। अभी तुम लोग पढ़ा है कि तुम लोगों ने इंटीग्रेशन 12th में? अभी तो जब 12th में पढ़ोगे तब तुम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर पाओगे। ये इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो यूज होगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? यूज होगी वहां पे। और होता क्या है, जब इस इक्वेशन को, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, जब इस इक्वेशन को तुम इंटीग्रेट करोगे तो आई जो रहता है, जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो आई रहता है उसकी वैल्यू आती है जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं वहां पर। ये रिजल्ट कैसे आता है? ये रिजल्ट आता है किसको? शेल को इंटीग्रेट करने पे। और इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? एक रिंग के कारण कैलकुलेट करेंगे और सबके लिए हम उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें मेनली रिजल्ट से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि इंटीग्रेशन कैसे होगा वहां पे। हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि शेल के कारण इंटेंसिटी कितनी है? जी एम बाय एक्स स्क्वायर।
रब करो इतना। तो अब देखो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया, हमारे पास फाइनली रिजल्ट निकल के आया कि अगर हमारे पास शेल है, अगर हमारे पास शेल है, शेल का मास कितना m, रेडियस कितना r, और शेल के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो निकल के आती है कितनी, gm/x स्क्वायर से। ये रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन से वहां पे। तो हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि सेंटर से अगर x डिस्टेंस पे होंगे तो इंटेंसिटी gm/x स्क्वायर होगी। अब बताओ ये रिजल्ट किससे सिमिलर है, बताओ ये रिजल्ट सिमिलर है एक पॉइंट मास से। अगर इस शेल के, देखो इस शेल के मास को अगर हम कहां पे इमेजिन कर लें, अगर इस शेल के मास को हम कहां पे इमेजिन कर रहे हैं, सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना, तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी वो gm/x स्क्वायर आती कि नहीं आती। अगर हमारे पास कोई पॉइंट मास है और उससे x डिस्टेंस पे जाओगे तो इंटेंसिटी ये बने नहीं बनेगी। और ये फॉर्मूला वहां पे हमारा क्या है, इसका मतलब है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो शेल को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट मास की तरह, और उस मास को हमें कहां पे मानना है, लेकिन मास सेंटर पे है क्या, नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका रहेगा पूरे मास को हम कहां पे लेके चलेंगे, सेंटर पे लेके चलेंगे वहां पे। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है वहां पे इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल का। आउटसाइड द शेल इंटेंसिटी कितनी निकल के आई, gm/x स्क्वायर। अब लिखो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इसके 3 रिजल्ट हैं और ये तीनों रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं। और तीनों रिजल्ट आते कैसे हैं, तीनों रिजल्ट आते हैं इंटीग्रेशन से। अब जिस तरह से इंटीग्रेट हमने x डिस्टेंस पे किया था, अब मान लो हमारे पास कोई शेल है और हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कितने डिस्टेंस पे, x इक्वल्स टू r डिस्टेंस पे। अब ध्यान रखना है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है इंटेंसिटी का वो आता है I इक्वल्स टू gm/r स्क्वायर। ध्यान है, ये इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल थी और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला कहां पे है, सरफेस पे। और इन सब रिजल्ट को हम इंटीग्रेशन के थ्रू वहां पे क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। और जो तीसरा रिजल्ट आता है वो क्या निकल के आ रहा है, जो पॉइंट है अब बताओ ये पॉइंट कहां लाए कर रहा है, ये पॉइंट लाए कर रहा है इनसाइड द शेल। तो रिजल्ट ध्यान क्या रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो भी इंटेंसिटी होती है इनसाइड द शेल वो होती है 0। और इसको हम वहां पे शेल थ्योरम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेल थ्योरम। शेल थ्योरम क्या बोल रही है, शेल थ्योरम बोल रही है कि शेल के अंदर अगर कोई पॉइंट मास को लाके प्लेस करेंगे तो बताओ उस पर कोई फोर्स बनेगा क्या, भाई इंटेंसिटी क्या है अंदर, 0। तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर शेल के अंदर कोई पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब ये रिजल्ट ध्यान रखना है, आता कैसे, आता है बाय इंटीग्रेशन। ही वहां पे अब जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है
कि शेल के केस में इंटेंसिटी और रेडियस, आर वहां पे क्या ले लिया गया है, आर वहां पे ले लिया गया है डिस्टेंस फ्रॉम द शेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि शेल के केस में इंटेंसिटी और आर के बीच का ग्राफ कैसा आएगा। तो अब बताओ क्या बोलोगे। इंटेंसिटी कब तक जीरो है? इंटेंसिटी जीरो है जब तक कि हम कहां नहीं पहुंचते हैं, तो कैपिटल आर तक अगर देखोगे तो इंटेंसिटी इस तरह से जीरो चलेगी नहीं चलेगी वहां पे, यहां पे। अच्छा, अब आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी, आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये सरफेस पे है कि नहीं है? अब उसके बाद बाहर निकलो, अगर बाहर निकलोगे तो जो भी इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? एक्स क्या है? एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो आई क्या होगा, तो जो ग्राफ निकल के आता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आता है वहां पे। तो जब हम शेल के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। अंदर इंटेंसिटी जीरो है, सरफेस पे इंटेंसिटी जीएम बाय आर स्क्वायर है, और सरफेस से जब हम जैसे दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज करते जाएगी। लिखा इतना? अब एक डायग्राम देखो जरा, यहां पे एक शेल है, यहां पे एक शेल है और शेल में हमने एक होल क्रिएट कर लिया। ये भी क्वेश्चन दिया रहता है बुक में। शेल है, शेल के बीच में हमने क्या कर लिया, एक होल क्रिएट कर लिया, और इस शेल का मास है m, यहां पे एक और पॉइंट मास है वो भी m है। अब इस m मास को यहां से हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बताओ जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, अबे जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये शेल इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। फोर्स कहां लग रहा होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो बताओ इस लाइन के अलोंग फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब बताओ इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पे एंटर करेगा कि नहीं एंटर करेगा। और मान लो ये एंटर करता है v नॉट वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट भी करते हैं आगे जाके, वो एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। तो यहां पे जब पार्टिकल को छोड़ोगे तो ये पार्टिकल ऐसे अंदर की ओर जाएगा, और जिस टाइम पे एंटर कर रहा है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल सेंटर को पास करेगा या नहीं पास करेगा, कितनी वेलोसिटी से पास करेगा, बोलो। अगर ये सेंटर पे आएगा तो ये v वेलोसिटी v नॉट के बराबर होगी कि नहीं होगी, कि दो जब तक ये बाहर है तब तक इस पे फोर्स बन रहा है, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल अंदर आएगा तो हमें मालूम है इनसाइड शेल इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। तो यूनिट मास पे अगर जीरो फोर्स लगेगा तो m मास पे भी क्या होगा, तो इसके ऊपर अगर जीरो फोर्स लग रहा है तो फिर वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। उसके बाद ये पार्टिकल क्या होगा, v नॉट से चलेगा। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि पार्टिकल कितने टाइम बाद यहां पे हिट करेगा,
तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पीड v नॉट रहेगी। जब ये पार्टिकल यहां से आएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2r, टाइम कितना t, तो t की वैल्यू वहां पे 2r बाय वी नॉट होगी कि नहीं होगी वहां पे। कितना 8:15 तक है ना। लिख लिया इतना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अभी हम बात कर रहे थे शेल की, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, स्फीयर की। तो हेडिंग डालो वहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। अब यहां पे डायग्राम ड्रॉ करो। ये हो गया एक स्फीयर, स्फीयर का मास कितना, m, रेडियस r। अब हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट कहां लिया, और अब हमें इस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट केस में हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं कहां पे, आउटसाइड। अब बताओ, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो ये शेल का कलेक्शन है कि नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है वो इस तरह से नंबर ऑफ शेल से मिलके बना है कि नहीं बना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से यहां पे एक शेल कंसिडर किया, कितने रेडियस का, r रेडियस का। तो इस तरह से r रेडियस का वहां पे एक शेल ले लो जरा। बताओ शेल से पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, अबे शेल से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, x। इस शेल का कुछ मास होगा कि नहीं होगा, तो मान लो इस शेल का मास कितना है, dm। अब बताओ इस शेल के कारण x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, इस शेल के कारण x डिस्टेंस पे अब इंटेंसिटी कितनी होगी। अबे फॉर्मूला इसको ना, शेल के बाहर के लिए फॉर्मूला क्या था, gm। तो gm का मतलब क्या हो गया, g dm अपॉन क्या था, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये बताओ एक शेल के कारण ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब ये तो एक शेल के कारण है, अब बताओ यहां पे ऐसे नंबर ऑफ शेल है, सबके कारण यहां इंटेंसिटी बनेगी, तो टोटल के लिए क्या करें, अब इंटीग्रेट करोगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, g अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ x सबके लिए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, x हर शेल के लिए सेंटर से डिस्टेंस है, तो इंटीग्रेट केवल क्या होगा, अब dm क्या है, अबे dm तो एक शेल का क्या है, मास है। अब ऐसे यहां पे नंबर ऑफ शेल है कि नहीं है, सबके मास को ऐड कर दें, और देखो ये फॉर्मूला सिमिलरली पॉइंट मास के समान आ गया कि नहीं आ गया।
इसका मतलब है कि सॉलिड स्फीयर के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब सॉलिड स्फीयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मास को हम कहां पे मान सकते हैं? सेंटर पे। है नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम वहां पे क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है आउटसाइड का। आउटसाइड का कितना? gm/x² ना। है। अब नेक्स्ट केस क्या बनता है? हमने जो पॉइंट लिया वो पॉइंट यहां पे लिया। अब नेक्स्ट केस तो इंटेंसिटी हम कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं? सरफेस पे। बताओ फिर से ऐसी शेल मानोगे कि नहीं मानोगे? अब x की जगह क्या हो जाएगा वहां पे? केवल तो यहां पे जितने भी x रहेंगे सब x की जगह वहां पे r होगा। इंटीग्रेट करोगे तो चेक करो वहां पे इंटेंसिटी एट द सरफेस, सरफेस पे जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी gm अपॉन कितना? r²। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर बाहर जाओगे तो इंटेंसिटी gm/x², सरफेस पे जाओगे तो इंटेंसिटी कितनी? gm/। तो यहां पे केवल चेंज कर देना, यहां पे यहां पे यहां पे केवल क्या आएगा? अब देखो इन रिजल्ट का यूज नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और वो होता है इंटेंसिटी इनसाइड। और ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटेंसिटी जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे कहां पे? इनसाइड के लिए। ये शेल था, इसका मास m, रेडियस कितना? r। हमें इंटेंसिटी कहां पे कैलकुलेट करनी है? इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कितने? x डिस्टेंस पे। अब देखो होगा क्या, जिस डिस्टेंस पे हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ना, वहां पे इस तरह से एक रीजन ड्रॉ करो, इस तरह से। बताओ इंटेंसिटी हमें कहां पे कैलकुलेट करनी है? x डिस्टेंस पे। जहां पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां पे मैंने एक स्फेरिकल रीजन ड्रॉ किया। अब देखो ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइन खींची है, इसके बाहर कुछ शेल होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, ये जितने भी शेल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये शेल मैंने लिया, बताओ ये शेल ब्लू कलर के रीजन के बाहर है या अंदर है? बाहर है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहां पे शेल ड्रॉ करूं तो ये सब शेल अंदर है कि नहीं है? है। तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो इस शेल को दो रीजन में डिवाइड कर रही है। यहां पे कुछ शेल्स हैं कि नहीं है? अब ये बताओ इन सभी शेल के कारण यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? भाई इसके बाहर जितने भी शेल होंगे सबके लिए पॉइंट कहां है? अंदर है। और हमने क्या पढ़ा है? कोई पॉइंट अगर अंदर होगा तो शेल के कारण इंटेंसिटी अंदर क्या होती है? जीरो। तो अब हम शेल थ्योरम को यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे? इस रीजन के जितने भी शेल हैं उनके कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी। होगी। लेकिन इस रीजन में जितने भी शेल होंगे यहां पे, बताओ इन सभी शेल के लिए पॉइंट कहां है? बाहर है। तो इन सभी शेल के कारण x डिस्टेंस पे बताओ इंटेंसिटी आएगी या नहीं आएगी?
अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, पहले कैलकुलेट करो डेंसिटी। मास पूरे वॉल्यूम में है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये बताओ डेंसिटी है कि नहीं? अब हमें देखो, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी यहां पे। तो हम कौन से शेल कंसिडर करेंगे? हम रेड वाले शेल कंसिडर करेंगे या येलो वाले कंसिडर करेंगे? तो हम यहां पे एक शेल लेंगे इस तरह से, जिसका रेडियस r, और इस शेल की थिकनेस भी होगी, इस शेल की थिकनेस होगी dr। इसकी थिकनेस कितनी ले रहे हैं? अब चेक करना इसका मास, मास होगा वहां पे डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम बताओ हमें, ये वॉल्यूम कंसिडर करना है कि नहीं कंसिडर करना है? ये वाला भाई, जो भी शेल है उसकी थिकनेस है कि नहीं थिकनेस है? हमें ये वाला मास कंसिडर करना है। और देखो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी वॉल्यूम जो रहेगा उसको लिखो 4πr² इंटू डी आर। भाई 4πr² क्या है? सरफेस का एरिया, मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से, तो पूरा वॉल्यूम मिल गया कि नहीं मिल गया वहां पे? अब बताओ dm कितनी आएगी वहां पे? dm जो मास रहेगा, डेंसिटी की वैल्यू कितनी थी? m अपॉन कितना? 4/3 पाई आर क्यूब है, और यहां पे हो जाएगा 4πr² इंटू डी आर। देखो है, अब क्या चीज कैंसिल आउट होगी? 4π कैंसिल आउट होगा, तो जो भी मास आएगा बताओ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 ऊपर जाएगा। अबे 3 ऊपर जा रहा ही नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3m अपॉन आर क्यूब इंटू r² इंटू डी आर। देखो यही तुम्हारा मास है कि नहीं है? अब बताओ हमें कहां पे कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी? x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी कि नहीं कैलकुलेट करनी है? अब बताओ इस शेल के कारण यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? हाँ, यानी इसको di बोले, di की वैल्यू क्या होगी? g इंटू डी एम। चेक करो रिजल्ट ऐसा है कि नहीं है? अगर कोई पॉइंट शेल के बाहर होगा तो वो हो जाएगा GDM बाय क्या हो गया? x²। है? अबे सही लिखा ही नहीं लिखा है? अब क्या करें वहां पे? वैल्यू पुट करें, तो ये हो जाएगा g/x²। dm की वैल्यू कितनी? 3mr² dr अपॉन कितना? r क्यूब है इतना। ध्यान है, ये इंटेंसिटी किसके कारण बन रही है? एक शेल के कारण बन रही है। अब बताओ इस रीजन में ऐसे नंबर ऑफ शेल होंगे कि नहीं होंगे? टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करें। अच्छा इंटीग्रेट करोगे तो केवल क्या चीज वेरी करेगी? स्मॉल r की वैल्यू वेरी करेगी, और कहां से कहां वेरी करेगी? 0 से लेके x तक। अब बताओ जब इंटीग्रेट करने जाओगे बोलो, अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा i। क्या चीज कांस्टेंट? 3gm x² r क्यूब बाहर है कि नहीं है? अब केवल क्या चीज इंटीग्रेट होगी? r² का r क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 से 3 क्या हो गया?
कैंसल आउट हो गया। अब वैल्यू पुट कर दे रहा। अब देखो वैल्यू क्या निकल के आती है, वैल्यू निकल के आती है GM/R³ है, यहां पे x³, यहां पे x²। यही एक फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है ग्रेविटेशन में। इस पे कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन बन चुका है वहां पे। आया? अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो इंटेंसिटी बन रही है, इंटेंसिटी बन रही है GM/R³ इंटू क्या हो गया, x। अब बताओ स्फीयर के केस में इंटेंसिटी और x के बीच का ग्राफ कैसा होगा? ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। हाँ बोलो, क्या बोलेंगे? सरफेस तक हाँ 0 रहेगी। ये तो रिलेशन नहीं दिख रहा है, ये रिलेशन y = mx के फॉर्म में नहीं है। अबे y का मतलब I, ये पूरी टर्म कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? तो अगर इंटेंसिटी को x के साथ प्लॉट करोगे तो ये कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक x की वैल्यू, जैसी x की वैल्यू r होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी GM/R²। अब बताओ उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? तो x बढ़ेगा तो अब इंटेंसिटी वहां पे क्या होगी, डिक्रीज करेगी। शेल में क्या था? शेल में यहां तक 0 था, उसके बाद इंटेंसिटी घटना स्टार्ट होती है। लेकिन स्फीयर में क्या हो रहा है? स्फीयर में इंटेंसिटी पहले इंक्रीज कर रही है, उसके बाद वहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। लिखो अब इस पे क्वेश्चन। हाँ इतना नोट डाउन कर लो, अगले टर्न पे फिर अपन इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे, ठीक है?